हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं AEC3 जो कि सेमेस्टर 3 का है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगी। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो सिलेबस को एनालाइज करवाऊँगी और उसके बाद यूनिट 1 इस वीडियो में है और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, जो कि एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आपको पढ़ने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी, पर वो हिंदी में थी, इंग्लिश का नहीं था। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि ये इस वीडियो का बहुत नीड होगा और बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स गो एंड स्टडी। इंट्रोडक्शन के लिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं तुरंत ही स्टार्ट करूँगी, जो कि है सेमेस्टर 3 AEC का टॉपिक डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आखिर इसमें है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले है हमें इसमें पढ़ना है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहले अब सिलेबस को मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि डिज़ास्टर क्या क्या चीज़ें, डिज़ास्टर होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि नेचुरल है, मैन मेड है। नेचुरल में आता है जो कि नेचुरली अकर करते हैं, और मैन मेड नाम से पता चल रहा है जो हमारे ह्यूमंस के कुछ हज़ार्डियस एक्टिविटी के द्वारा हुआ है। तो इसमें आता है नेचुरल में फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, जिसको कि हम लोग रोक नहीं सकते हैं। मैन मेड जो ह्यूमंस कर रहे हैं तो हम लोग उसको रोक सकते हैं, गवर्नमेंट इसको रोक सकती है। तो मैन मेड में आता है पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर और फायर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले तो सिलेबस, रिस्क एंड वर्नेबिलिटी एनालिसिस। तो पहला है रिस्क, इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। रिस्क क्या है और एनालाइज करना है। देन आता है रिस्क रिडक्शन, हम लोग रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। फिर है वर्नेबिलिटी, कि इससे क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वर्नेबिलिटी। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट फॉर वर्नरेबिलिटी रिडक्शन, कि इसको आखिर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए स्टार्ट से। उसके बाद है हमारा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस। तो सबसे पहले आता है कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और नेचर। उसके बाद फिर प्लान, प्लान पूरा हर चीज़ें प्लान करना कि कैसे कैसे हम लोग डिज़ास्टर को पहले से अगर कोई डिज़ास्टर अकर करता है तो हम लोग उसको कैसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कितना जल्दी हम लोग इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिडिक्शन, अर्ली वार्निंग्स एंड सेफ्टी मेजर ऑफ डिज़ास्टर। तो सबसे पहले प्रिडिक्शन, तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जिससे कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ समय पहले, और वार्निंग दे सकते हैं हम लोग सायरन का यूज़ करके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से हम लोग इस इशू को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। फिर आता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या है, इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। उसके बाद एजुकेट करना चाहिए कि आखिर अगर ऐसा कुछ हमारे सराउंडिंग में अगर करे तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर आता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लाइक द फायर ब्रिगेड, आर्मी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, और NGO बॉडीज़। अगर अगर एक जगह, अगर मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया है एक जगह पे, अर्थक्वेक आ गया है, तो उसके बाद फिर वहाँ के जो लोग हैं उनका प्रॉपर्टी जितना बर्बाद हुआ है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए NGO बॉडीज़ आती है, गवर्नमेंट आता है। फिर है द रोल ऑफ IT इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, IT सेक्टर का क्या रोल होता है, इसको हम लोग को देखना है। फिर है रोल ऑफ इंजीनियर्स ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंजीनियर्स का क्या रोल है, लाइक फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे लाइक जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके, या फिर जो जो उन्होंने स्टडीज़ कर रखी हैं, तो उससे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ताकि अर्थक्वेक का उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, और जितना ज़्यादा
डिस्ट्रक्शन होना था वो कम हो सके। उसके बाद है रिस्पॉन्स। मैं ये सारी चीज़ को हटा देती हूँ। फिर आता है कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स क्या है, हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। इसका प्लान क्या है, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, एक्टिवेशन ऑफ एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है हमारा सर्च, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर एक जगह पे फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, कुछ भी चीज़ें हुई हैं, कहीं आग लगी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि अगर कहाँ क्या हुआ है। अगर लोग वहाँ फंसे हुए तो हम लोग उसको रेस्क्यू करना है और एक अच्छा मैनेजमेंट करना है उस पूरे एरिया में। फिर आता है हमारे गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एनजीओज, ये सारी चीज़ें ये तो मैंने बता रखा है। फिर आता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ह्यूमर, पैनिक। अगर एक जगह अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर है, फिर किसी भी तरह का डिज़ास्टर है, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे, अगर उनके लेट सपोज ये घर में 3 लोग रह रहे थे और इस घर में अचानक से ऐसे आग अगर लग जाती है, या मैं आग बना देती हूँ, अचानक से आग लग जाती है और तो ये 2 लोग आग की चपेट में जाते, तीसरा वाला को हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर ये रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इसको तो ट्रॉमा रहेगा कि आखिर अचानक से ये क्या चीज़ हुआ और एक फैमिली ख़त्म हो गया, फिर किसी भी चीज़ तरह का ट्रॉमा, स्ट्रेस होता है। या फिर ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे ये आग लगी नहीं है, पर यहाँ पे किसी ने ऐसा र्यूमर फैला दिया, तो इसके कारण पैनिक का सिचुएशन आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स किया जाता है। फिर है हमारा रिलीफ एंड रिकवरी। तो अगर अगर किसी को चोट लग गई या फिर कुछ भी तरह का इंजरी हो गया, तो हम लोग उसको लाइक हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे और कैसे कैसे हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं, पीपल एज वेल एज द सराउंडिंग द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा मेडिकल हेल्थ रिस्पॉन्स, ये तो मैंने अभी बताया, मेडिकल हेल्थ रिस्पॉन्स। फिर आता है रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द सेंस एज, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो हम लोग को बताया गया था कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर अर्थक्वेक आता है तो देखिए, अगर कोई एक अगर बेंच है तो हम लोग बेंच के नीचे, सॉरी, हाँ, तो अगर ऐसा बेंच है तो उस बेंच के नीचे हम लोग को छुप जाना चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है तो। ठीक है, बेंच के नीचे हम लोग को छुप जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली, हमें एजुकेशन के द्वारा ही पता चली है। उसके बाद फिर हमारा आता है, फिर आता है हमारा रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। रिकवरी करना, रिकंस्ट्रक्शन करना और रिहैबिलिटेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे किसी का अगर कोई अगर पर्सन अगर वो इंजर्ड हो गया, फिर उसको ट्रॉमा हो गया है, तो हम लोग उसको थेरेपी दें और इसका जो मेंटल हेल्थ स्टेट है, फिर फिजिकल हेल्थ, तो हम लोग उसको बेटर कर रहे। ठीक है, उसके बाद फिर एक मीन्स ऑफ डेवलपमेंट होता है ये। फिर डैमेज का असेसमेंट करना कि क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई है और उसको रिकवर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। फिर आता है पोस्ट डिज़ास्टर इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स करना। क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी फैमिली का अगर कोई पर्सन बचा है, तो हम लोग उसको मेक श्योर करना कि वो उसको हम लोग एक लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से बिता पाए। फिर आता है हाउस कंस्ट्रक्शन। किसी का अगर किसी डिज़ास्टर के कारण अगर उसका प्रॉपर्टी घर का बहुत बर्बाद हो चुका है, तो उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कराएं। उसके बाद है सैनिटेशन एंड हाइजीन। एज द डिज़ास्टर अगर द हाइजीन इज़ मस्ट, बिकॉज किसी किसी लाइक अगर किसी को चोट लगता है तो वो वहाँ पे इन्फेक्शंस का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसके कारण हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर व्यवस्था करना। फिर एजुकेशन और अवेयरनेस कि अगर फ्यूचर में अगर फिर से ऐसी चीज़ें आती है तो हम लोग को क्या क्या मेजर्स करने चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, फिर अपने आप को बचाव करने के लिए। फिर आता है विक्टिम्स
जो घायल हो चुके हैं या फिर जो विक्टिम है उनको सपोर्ट देना। फिर आता है लॉन्ग टर्म काउंटर डिज़ास्टर प्लानिंग। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, डिज़ास्टर का अगर सिचुएशन है, तो उसको कैसे हैंडल हम लोग कर सकते हैं, हैंडलिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने AEC के सिलेबस में पढ़नी है। आई नो मैंने सिलेबस बताने में ही इतने टाइम लगा दी, तो आप ऐसा करिएगा कि इसको स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं आगे जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊँगी तो मैं आपको साथ ही साथ ये सारी चीज़ें बता जाऊँगी। लाइक ये हम यूनिट 1 में पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें, यूनिट 2, फिर ये हम लोग यूनिट 3 में पढ़ लेंगे, देन ये यूनिट 4 में, ठीक है। तो 4 पार्ट में ये वीडियोस जाएंगी आपके पास, या फिर मैं ये कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ही मैं आपको ये सब के बारे में बता पाऊँ। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला। तो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो रिस्क पढ़ेंगे कि रिस्क क्या है, डिज़ास्टर्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले, ओके, सो यस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर डिज़ास्टर क्या होता है। तो डिज़ास्टर एक इवेंट होता है जो कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं अपने लाइवलीहुड को बहुत ही हार्मफुली अफेक्ट करता है। तो इसमें कि हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो डिज़ास्टर है वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है पीपल को, प्रॉपर्टी को, पीपल को, प्रॉपर्टी को, इकोनॉमीज़ को, ठीक है, जो कि हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें एक्सटर्नल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो UN का जो ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट्स का डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, तो इसे एक सीरियस डिस्ट्रप्शन कहा गया है, जिसके कि एक बहुत बड़े पैमाने में लोगों का हेल्थ, लोगों का प्रॉपर्टी बर्बाद होता है, डिस्ट्रप्ट होता है। ओके, सो नेचुरल डिज़ास्टर्स भी, डिज़ास्टर टू टाइप्स के होता है, नेचुरल और मैन मेड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर क्या क्या होता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो गए, ये सारे एक नेचुरल डिज़ास्टर में आते हैं। ओके, और ह्यूमन डिज़ास्टर या फिर मैन-मेड डिज़ास्टर में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वगैरह, टेररिज्म अटैक्स हो गए, या फिर वॉर वगैरह हो गए, तो ये सारे ह्यूमन डिज़ास्टर्स में आते हैं। और ये जो ह्यूमन मैन-मेड डिज़ास्टर और जो ह्यूमन डिज़ास्टर है उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि गर्मी का तेज़ पड़ना, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन इसका एक्चुअल कॉज क्या है, इसका एक्चुअल कॉज है जो ह्यूमन है वो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग केमिकल्स को बना रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसका पॉल्यूटेंट्स हम लोग एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको सेपरेट करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डिज़ास्टर यूजुअली उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ उतने ज़्यादा अभी ग्रो नहीं कर किए हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं ताकि वो अगर डिज़ास्टर आए तो वो पहले से प्रिवेंट कर पाए, और वहाँ से लोगों और उनकी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ को वो वहाँ से इस्केप कर पाए और बच सकें। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तो ये जितने भी डिज़ास्टर्स वगैरह हो रहे हैं, तो इनको अगर हम लोग को टैकल करना है तो एक पहले से हम लोग को एक प्लान बना के रखना पड़ेगा कि किस तरह के डिज़ास्टर को हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और पहले से इसके लिए हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारे लोगों को, प्रॉपर ट्रेनिंग और एक अवेयरनेस रहना चाहिए हर लोगों के पास में। ठीक है, तो अगर जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उससे पहले तो हम लोग को एक्शंस लेना चाहिए, जैसे कि हो गए लोगों को बताना
कि इस एरिया में ऐसा ऐसा चीज़ होने वाली है, तो आप प्लीज़ अपने आप को एस्केप कर लीजिए और एक सेफ़ प्लेस पे चले जाइए ऐसा। और वहाँ से सारे लोगों को निकालना, और जितने भी लोग अगर किसी डेंजर में है तो उन लोगों को सबको एस्केप करना वहाँ से। और जो एस्केप पीपल है, जिन लोगों को हम लोग बचा चुके हैं, तो उन लोगों को हम लोग रहने के लिए जगह प्रोवाइड करें, उनका खाना प्रोवाइड करें, और जितने भी जो विक्टिम पीपल है उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल केयर इंक्लूडिंग मेंटल एंड फिजिकल एड हम लोग उन सबको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले गोल तो यही होता है कि हम जितने लोगों की जान बचा सकें हम लोग को वो उतने पॉसिबली उतने हम लोग को सबको हेल्प करना चाहिए, पीपल को एस्केप करना चाहिए। लेकिन मतलब अगर हम लोग जनरली कुछ कुछ केसेस में देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल हेल्प भी ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए। अगर बड़े पैमाने पे अगर हार्मफुल कुछ हुआ है, लाइक फ्लड आया है, अगर फ्लड आते हैं तो वहाँ के जितने सारे लोग हैं वो खुद से इस चीज़ को एस्केप नहीं कर पाएंगे, उनको दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई मान लो फ्लड के अंदर है तो एक्सटर्नल जो ट्रेनर्स रहते हैं, जो ट्रेंड लोग रहते हैं, वो आके उन लोगों को बचाते हैं, लाइक रस्सी देना या फिर खुद उसमें जाना लाइफ जैकेट्स पहन कर। तो उस तरह का एड सबको ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग आगे देखते हैं तो जो डिज़ास्टर है वो एक बहुत ही हज़ार्डियस है, और जहाँ पे भी वो डिज़ास्टर होता है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इसे अफेक्ट करते हैं। तो कुछ कुछ इसमें फैक्टर्स भी आते हैं, कंडीशंस जो वर्नरेबल कंडीशन हो जाता है डिज़ास्टर के बाद। तो उसमें सबसे पहले है कि ह्यूमन फैक्टर्स में आता है, जैसे कि इनएडिक्वेट प्लानिंग, मतलब कि अगर पहले से हम लोग प्लानिंग नहीं करके रखेंगे तो उसके बाद टैकल उस चीज़ को सिचुएशन को टैकल करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और डेवलपमेंट अगर पुअर हो, मान लो कि अगर एक बिल्डिंग बनी है तो वो बिल्डिंग अगर सही से अगर बनी रहती, सारे उसमें सही चीज़ें रहती, अगर प्रॉपर इंजीनियर से उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता तो शायद उतनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी लॉस है वो नहीं होता है, ठीक है। और आता है प्रिपेयर्डनेस नहीं रहता है। मान लो कि अगर किसी जगह पे अगर अर्थक्वेक आया तो अगर पहले से हम लोग बताए नहीं रखेंगे कि उसमें अगर अर्थक्वेक की सिचुएशन में हम लोग को करना क्या है, तो फिर वो पैनिक का सिचुएशन आ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर हम लोग करें क्या। वो इधर उधर भागने लगेंगे, लेकिन भागने से उनकी लाइफ पे भी बात आ सकती है। तो उनको अपने खुद खुद को भी बचा कर रखना है, और आसपास के जितने भी उनके फैमिली या फिर लोग हैं, नेबर्स हैं, उन लोग को भी उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो एक जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जो कि आता है ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, हीट वेव्स आ गया। हीट वेव्स में मैंने आपको बताया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव्स आ रहा है, और हमारे लाइक 60-10 साल जो आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो टेम्परेचर रेट है वो और इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। लैंडस्लाइड्स हो गया, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स में भी आते हैं, जिससे कि लाइफ का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो सकती हैं, और इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कि मान लो कि अगर किसी किसी ने एक घर बनाया, उसमें घर में लाइक उसकी ज्वेलरीज होंगी, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसका सबसे पहले तो घर इंपॉर्टेंट रहता है, उसके व्हीकल्स रहते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके कैश, उसके पैसे, एटीएम, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग इज़ इन द होम ओनली। तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, बिल्डिंग को डैमेज होता है, रोड को डैमेज होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन डिज़ास्टर या फिर मैन मेड डिज़ास्टर कैसे कैसे हार्मफुल और क्या क्या चीज़ें यह करती हैं। तो सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड्स है वो इस कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है वो अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जिसके कारण डिज़ास्टर हो रहे हैं। जैसे कि criminals, human can be criminals, they can kill a person, they can rob, they can do like threatening वगैरह, ये सारी चीज़ें। सोशल अनरेस्ट होता है, क्राउड क्रशेस होते हैं, फायर का हो जाना जो कि लापरवाही के कारण भी हो सकता है। फिर ऑयल स्पिल्स, या फिर हम लोग देखते हैं कि अटैक्स होते हैं, लाइक एसिड अटैक्स वगैरह, फिर टेररिस्ट होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सारे के सारे कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, ये सारी चीज़ें ह्यूमन डिज़ास्टर्स में आती हैं, या फिर मैन मेड डिज़ास्टर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके,
फिर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड इन्वामेंट डिग्रेडेशन। इन्वामेंट डिग्रेडेट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माउंटेन्स को काटा जा रहा है, जो लाइक सॉरी जैसे कि जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उनको काट करके उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसके कारण कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर आता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक कैसे कैसे हम लोग इसके जो रिस्क जितने भी सारे चीज़ें हो रही है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो कम करने का बहुत सारा स्ट्रैटेजीज़ है हमारे पास, प्लान्स है, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि डैमेज को मिनिमाइज़ करना। ये हम लोग आगे फिर डीपली पढ़ेंगे, पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। लाइक डैमेज को मिनिमाइज़ करना, न्यू रिस्क को प्रिवेंट करना और रेजिलेंट को स्ट्रेंथ करना। फिर आता है स्ट्रैटेजीज़ आती हैं लाइक मैपिंग हो गया और पहले से वार्निंग देना। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बढ़िया तरीके से बनाना ताकि प्रॉपर्टी डैमेज कम से कम हो, ओके, मिनिमाइज डैमेज। फिर आता है एमिंग टू मूव फ्रॉम रिएक्टिव इमरजेंसी टू लाइक अगर हम लोग को पहले से पता है कि इस एरिया में अगर ऐसा कुछ डिज़ास्टर होने वाला है तो पहले से हम उनको वार्निंग दे दें या फिर वहाँ से सब चीज़ों को स्केप कर सके, हम लोग माइग्रेट कर सके, माइग्रेट कर सके, ओके। फिर आता है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आता है सेंडे फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक। फिर ये एम करता है कि जो भी डिज़ास्टर रिस्क है, जितने भी लाइवलीहुड का लॉस हो रहा है, लोगों की हेल्थ पे बात आ रही है, तो हम लोग किसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना और असेसमेंट करना। पहले तो पता करना कि आखिर रिस्क किस चीज़ का हो रहा है, लाइक कैसा हो रहा है, ह्यूमन मेड है, फिर नेचुरल डिज़ास्टर है, और लाइक क्या है, ये फ्लड है, अर्थक्वेक है, फायर है, जो भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर एसेस भी करना होगा। लाइक असेसमेंट का मतलब ये होता है कि उसको देखना कि हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें कम से कम जो डैमेज हो रहा है हम लोग उसको कर सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। सबसे पहले प्रिवेंट करना, ठीक है। तो पहले तो मेजर्स करना बहुत सारे, जैसे कि जो हज़ार्ड है वो क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर फ्लड आने वाला तो हम लोग पहले से डैम्स बना के रखेंगे और इस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है प्रिपेयर्डनेस, हम लोग को प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को, अपने खुद को, ठीक है। तो डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से हम लोग को वार्निंग देना होगा। फिर हम लोग को अपने प्लान्स बनाने होंगे कि आखिर ऐसा सिचुएशन हम लोग क्या क्या करेंगे। उसके बाद है फिर एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर रैदर दैन जस्ट रिएक्ट टू डिज़ास्टर। सबसे पहले हम लोग को एजुकेट करना होगा कि अगर इस तरह का सिचुएशन रहता है फिर हम लोग को कहाँ कहाँ नहीं जानी चाहिए। लाइक अगर इफ़ रेनी सीज़न है तो हम लोग को वाटर बॉडीज़ के पास उतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेनी सीज़न में जो वाटर बॉडीज़ का लेवल है, सी लेवल है, वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके कारण फ्लड या फिर बहुत सारे डिज़ास्टर आ सकते हैं। तो पहले से हम लोग को एजुकेट करना रहेगा पीपल को कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आग लगती है अगर घर में, बिल्डिंग में, पड़ोस में, तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, उसके नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, या फिर अगर कहीं पे अगर कुछ क्राइम हो रहा है तो हम लोग कैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो इस तरह का हम लोग को पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि रिकवरी एंड बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर डिज़ास्टर हो चुका है तो हम लोग कैसे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसके बाहर कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि हम लोग को लाइवलीहुड बचाना रहेगा, कि कैसे कैसे हम लोग फिर से उसको ठीक कर। लाइवलीहुड इंक्लूड्स द ह्यूमन, देयर हेल्थ, द इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर बिल्डिंग, देयर प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ास्टर, ठीक है। फिर आता है स्ट्रैटेजीज़ और अप्रोचेज़ क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन क्या क्या है, नेचुरली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, उसको हम लोग एक अच्छा बना सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट बना सकते हैं ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो। इस तरह से वेटलैंड्स हो सकता है। फिर आता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एक्टिवली इनरोलिंग लोकल डाइवर्स स्टेक होल्डर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़।
इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अलग अलग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग एनजीओ बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि अगर कहीं पे डिज़ास्टर आता है तो हम लोग उनकी जो विक्टिम्स हैं हम लोग उनकी हेल्प कर पाए, उनकी मदद कर पाए हर तरह से, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, हम लोग सारी चीज़ें उनको दे पाए। फिर आता है रिस्क इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट, इंश्योरिंग इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर डिजाइन टू विदस्टैंड डिजास्टर्स। इसका मतलब मैंने पहले बताया था कि हम लोग को इस तरह की बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। अगर जो इंजीनियर्स होते हैं तो इंजीनियर्स लोग बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है कि हम लोग इतना पढ़े बट हमारे लाइफ में काम नहीं आया, बट ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जिस तरह से एक बिल्डिंग बनता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा अलग अलग थिएटर्स रहता है, फिर बड़ा बड़ा मॉल है, फिर जितने भी उसमें चीज़ें हम लोग देखते हैं तो वो सारा कुछ एक इंजीनियर ही प्लान करता है, एक सिविल इंजीनियर प्लान करता है। तो हम लोग को इस तरह का की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए ताकि वो डिज़ास्टर के टाइम पे भी वो विथस्टैंड रहे, उसके ऊपर ज़्यादा डैमेज ना हो। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं कभी अगर अर्थक्वेक आता है तो सारा पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाता है, तो ये सब कोलैप्स वाला मूवमेंट नहीं आए, इसलिए हम लोग को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर अर्ली वार्निंग, ये तो मैंने बता दिया। फिर आता है इसके चैलेंजेस क्या थे, फाइनेंसिंग, ठीक है, सिक्योरिंग फंड्स फॉर प्रिवेंटिंग मेजर्स नॉट जस्ट रिएक्टिव रिकवरी। तो हम लोग को सिर्फ रिकवरी पे नहीं ध्यान देना चाहिए, हम लोग पहले से फंड्स इसके लिए बनाने पड़ते हैं, लाइक एनजीओज है, फिर गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प करे, या फिर हम लोग खुद सेव कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ वगैरह रहती है, तो अपने खुद के लिए हम लोग उसके लिए फंडिंग करें खुद से भी। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एनजीओज है इंटरनेशनल भी, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट भी। फिर आता है क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है उसका तो हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते, तो अगर क्लाइमेट चेंज जो है अगर उसमें बहुत ज़्यादा लाइक फ़र्क पड़ रहा है तो उसके कारण डिज़ास्टर और ही ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट कर सकता है हमारे लाइवलीहुड को। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटीज, एड्रेसिंग टू डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि लाइक जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है तो उस पर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल इनइक्वालिटी रहती है। फिर आता है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेज डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 13 अक्टूबर को ये होता है। ये हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक आता है वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी क्या है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वर्नेबिलिटी उस चीज़ को दर्शाता है कि क्या क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं कम्युनिटी में। आई एम सो सॉरी, मैं ये रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैं फिर से कर देती हूँ। जैसे कि आता है कि वर्नेबिलिटी बहुत सारे तरीके को हो सकता है कि किस किस एस्पेक्ट्स में, किस किस लाइक लाइफ के एस्पेक्ट्स में ये मतलब कुछ अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स है कि जो हाई रिस्क जोन है, लाइक माउंटेन से अगर कोई रिवर आ रही है तो जो फुटहिल है, फिर जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे फ्लड का जो प्रभाव है वो हम लोग देख सकते हैं। अगर हाई हाई सी लेवल का जो एरिया है उसमें तो फ्लड आने का चांसेस कम है, बट जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये हो सकता है। फिर आता है सोशल में आता है कि बहुत सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, एज और पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इकोनॉमिक में आता है डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री, एक सिंगल इंडस्ट्री पे डिपेंड करना, या फिर अपना सेविंग्स रखना। मैंने अभी बताया कि अपना खुद का सेविंग्स भी रखना चाहिए, और फिनेंशियल रिसोर्स से एक्सेस नहीं है, ये सारा हो सकता है हमारा इकोनॉमिकल। फिर आता है इन्वामेंटल का मतलब ये होता है कि जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है नेचुरल डिज़ास्टर का, उसका डेप्लीशन होना, या फिर यानी कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का कटना, पेड़ का बड़े बड़े संख्या में पेड़ का कटना डिफॉरेस्टेशन और लैंडस्लाइड रिस्क को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम वर्नेबिलिटी एनालिसिस इन डिज़ास्टर्स, इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि
तो ये एनालिसिस हम लोग को ये पता चलता है कि एक डिज़ास्टर से कितने हद तक हार्म हो रहा है, ठीक है। तो एनालाइज करने के कुछ की कंपोनेंट्स हैं। आइडेंटिफाई एक्सपोजर एंड सस्पेक्टेबिलिटी, तो डिटरमाइनिंग हु एंड व्हाट इज़ इन हार्म वे एंड व्हाई दे आर अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर। फिर आता है एक्सेसिंग कोपिंग कैपेसिटी, इवेल्युएटिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू मेजर एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशन जैसे कि हीट वेव्स आना, कितने मतलब कितना हम लोग एबिलिटी है उस चीज़ को सह लेने का, ठीक है, ये चीज़ आते हैं। रिकवर फ्रॉम डिज़ास्टर इम्पैक्ट्स एंड यूज़ अवेलेबल स्किल एंड रिसोर्सेज। अगर कुछ भी डिज़ास्टर से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है तो हम लोग कैसे अपने स्किल से हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं, फिर रिकवर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मैपिंग रिस्क फैक्टर्स, मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस कितना है कितना नहीं है इस चीज़ के लिए। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, टारगेटेड इंटरवेंशंस, सॉरी, हाँ, तो ओहो, हाँ, तो फिर आता है कि अथॉरिटीज़ को एक बहुत ही एक अच्छा प्लान बना के रखना चाहिए कि अगर इस तरह का हम लोग को पता चलता है तो हम लोग कैसे कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को जितना जल्दी हो सके, लाइक टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर का तो खैर उतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग उस लोकेलिटी में जाके उन लोग को बताएं, सबको डोर टू डोर या फिर अनाउंसमेंट करवाएं, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है रेड्यूसिंग फ्यूचर रिस्क, इन्फॉर्म लैंड यूज प्लानिंग्स एंड बिल्डिंग कोड्स। फिर आता है इन्हांसिंग रेजिलेंस, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना और एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बनाना, ताकि हम लोग डिज़ास्टर के जो आफ्टर डिज़ास्टर है तो उसको हम लोग सही कर पाए। वल्नरेबिलिटी जो है वो ऐसे नहीं कि वर्नेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर से ही आता है, ह्यूमन ह्यूमन से भी हो सकता है ये, जैसे कि डेवलपमेंट का पुअर प्लानिंग होना, अर्बनाइजेशन होना, डिफॉरेस्टेशन करना, ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट करना, लाइक CFCs ये सब। फिर आता है हमारा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट फॉर वर्नेबिलिटी रिडक्शन, तो इसको कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव दैट इंटीग्रेट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बनाता है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हमारे रिसोर्सेज मिल पाए, तो बेसिकली इसका मतलब तो यही होता है, ये एम यही करता है कि जो रिस्क है उसको हम लोग रिड्यूस करें और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हम लोग उसको भी रिड्यूस करें। तो की स्ट्रैटेजीज़ हैं जैसे कि रिस्क का असेसमेंट करना, प्लानिंग का डिसेंट्रलाइज करना, प्लानिंग को सबके साथ शेयर करना, बताना, और कम्युनिटी कैपेसिटी को बढ़ाना, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें। फिर आती है की कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्नेबिलिटी रिडक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, conducting detailed vulnerability analysis of infrastructure and social systems, specifically focusing on exposure and sensitivity to disasters, किस तरह का रिस्क आने वाला है और कैसे कैसे हम लोग इससे टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को पहले से प्री प्लान करना, कैसे कैसे हम लोग रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं बल्कि हम लोग को लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल कैपेसिटी, लोकल लेवल तक सारे कंट्रोल को लाना, लाइक अगर फायर ब्रिगेड है या फिर जितने भी ट्रेनर्स रहते हैं जो कि एस्केप करवाते हैं पीपल को, हेल्प करते हैं एस्केप करने में, तो वो सब का लोकल लेवल पे भी प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर आता है स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल मेजर्स, जिसमें क्या आता है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल होना चाहिए, बिल्डिंग का सेफ्टी कोड्स रहना चाहिए, फिर प्रोटेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसमें कि इंजीनियर्स जो प्लानिंग करते हैं कैसे कैसे एक बिल्डिंग तैयार होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी रहती हैं। फिर आता है सोशल वर्नेबिलिटी रिडक्शन, स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट्स, इन्हांसिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए हम लोग को, और फिनेंशियल टूल्स रहने चाहिए। इसमें हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा अगर डायग्राम बना दूँ, यहाँ पे हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ तो इस तरह से, ये ऐसे, ये इस तरह और ये इस तरह, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। तो गवर्नमेंट, एनजीओज और वार्निंग सिस्टम जो है वो ऐसे लिंकेज में काम करना चाहिए, सर्कुलर फ्लो होना चाहिए कि पहले तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा पता चला तो वो अवेयरनेस फैलाए, अवेयरनेस करे, वार्निंग्स दे, और अगर डिज़ास्टर हो चुका है तो जितने भी एनजीओज़ है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो विक्टिम्स को वहाँ से एस्केप करें और उन्हें फूड शेल्टर वगैरह सारी चीज़ें, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ये अगर मैं इरेज कर देती हूँ अब, सॉरी, इस तरह से। फिर आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स को अलग अलग जगह एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कि जो लोकल लेवल्स पे जो लोग हैं उनको हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, जिसमें कि आता है एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, और अलग अलग जगह पे खुद को सस्टेन करना। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग कंटिन्यूसली, assessing the effectiveness of strategies to make necessary adjustment to changing condition। अलग अलग जो कंडीशन चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक जगह पे, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं हमारे उसके लिए, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, तो मैं इसको पार्ट्स में करूँगी, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है। डू लाइक दिस वीडियो इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे। सो ये हमारा AEC3 डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का यूनिट 1 ख़त्म होता है, और अपने एग्ज़ाम्स के अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, और एग्ज़ाम में ये आप डिटो, ये जो दिख रहे हैं इसका मैं PDF भी दे दूँगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर मेरे वीडियोस के भी देख सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाएँ, बेटर स्कोर कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलता है। बाय बाय।